हाँ जी, सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है दिव्या बांगड़ और मैं आपको तैयार कराती हूँ यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए। और मेरा पेपर 2 है कॉमर्स। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का फर्स्ट हम पार्ट स्टार्ट कर चुके थे। उसमें हमने इंट्रोडक्शन उसका पूरा समझ लिया था और हमने उसकी वैकेंसी रिक्रूटमेंट कैसे भर्ती होती है, कैसे सिलेक्शन होता है, उसके बाद आप कैसे जॉब करते हो, ट्रेनिंग डेवलपमेंट, ये सब हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, है ना। तो आज हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पार्ट सेकंड करने वाले हैं। मैंने आपको पहले लीगल एस्पेक्ट्स के लेक्चर डाल दिए थे। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मैंने एक ही लेक्चर डाला था, पर अब मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं इसके भी कंटिन्यू सारे पार्ट्स, है ना, डालूँ। तो फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके इंट्रोडक्शन से आपको पूरा समझ में आएगा कि ह्यूमन जो कि इंसान होता है और इंसान एक कैसे संसाधन है ना, रिसोर्स है, और वो उसको कैसे मैनेज करके चल रहा है। क्योंकि आप मशीन आप कितना भी यूज़ कर सकते हैं, है ना, लेकिन अगर मशीन यूज़ करने के लिए अगर इंसान ही नहीं हुआ तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करना पॉसिबल ही नहीं है ना। तो कैसे हमने क्या इंट्रोडक्शन है पूरा आप आगे जाके पढ़ेंगे, पहला वाला लेक्चर देखेंगे तो आपको ये वाला लेक्चर इजीली समझ में आ जाएगा कि क्यों ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। उसका इंट्रोडक्शन पूरा मैंने आपको डिटेल में दे रखा है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज की क्लास। तो डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का डेवलपमेंट यानी विकास कैसे हुआ, है ना, क्योंकि ये बहुत टाइम से चला हुआ आ रहा है। ऐसा नहीं है कि ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अभी आया है। जब पहले भी लोग काम करते थे तो पहले तो मशीन होती ही नहीं थी, पहले सिर्फ ह्यूमन ही होता था। आप देखेंगे कि आप पहले सिर्फ आदमी इंसान लोग ही काम करते थे, मशीन्स नहीं होती थी, ज़्यादा ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होती थी। तो कैसे इसका डेवलपमेंट क्या हुआ वो हम देखेंगे, है ना। HRM इज ऑल्सो मैंशन इन द इकोनॉमिक्स बाय कौटिल्य। जो इकोनॉमिक्स है कौटिल्य की, है ना, उसमें भी मेंशन है। एंड सेड दैट द गवर्नमेंट शुड अडॉप्ट अप्रोप्रिएट प्रोसीजर फॉर एम्प्लॉय रिलेशन, कि गवर्नमेंट को भी कुछ अप्रोप्रिएट प्रोसीजर एम्प्लॉय रिलेशन के लिए क्या करना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए। अब क्या होता है कि पहले के लोग तो ऐसा समझते थे कि इंसान है, लेबर है ना, जैसे कि लेबर है तो इससे ये काम करवाओ, ये यही उसका जीवन है कि उसको ये काम करना ही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको ये करना चाहिए कि अच्छा रिलेशन बनाएं आप अपने एम्प्लॉय के साथ में। ऐसा नहीं हो कि आपको पैसे दे दिया है तो आपको हायर कर लिया है तो आप मतलब वही काम करोगे जो हम बोलेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप ये देखिए कि मैनेजर होगा और एम्प्लॉय होगा, तो मैनेजमेंट के बिना एम्प्लॉय भी कुछ नहीं है और एम्प्लॉय के बिना मैनेजमेंट भी कुछ नहीं है। मैनेजमेंट होगा लेकिन काम करने वाले नहीं होंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, और काम करने वाले लेकिन मैनेज करने वाला कोई नहीं है तो कोई भी कुछ भी काम कर रहा है तो वो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि दोनों एक दूसरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अच्छा बिहेव करो। तो ये आगे देखते हैं हम। अलाउद्दीन खिलजी पे फिक्स सैलरी टू एम्प्लॉय, मतलब ये देखिए कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम से, मतलब वैसे तो ये कौटिल्य के टाइम से चला आ रहा है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये उसी टाइम हो गया था। उस टाइम नाम अलग होगा लेकिन चला उसी टाइम से आ रहा है, और अलाउद्दीन खिलजी के टाइम से भी चला आ रहा है। तो ये दो टाइम तो हमने देख ही लिए हैं कि उन्होंने भी फिक्स सैलरी पे करा था कि आपको इतनी सैलरी मिलेगी, जो भी एम्प्लॉय उसके यहाँ काम करता था, सैनिक जिसे हम बोलेंगे या क्या, जो भी उसके टाइम पे उनके नाम होते थे। तो डिपेंड करता है, सिर्फ इंसानों के नाम चेंज हुए लेकिन काम इतना ही है। और ऐसा नहीं है कि काम वो का वही है, काम में भी बदलाव आया है। धीरे धीरे विकास हो रहा है, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का भी धीरे धीरे विकास हो रहा है। किस तरीके से विकास हो रहा है आगे हम देखते हैं, है ना। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के फेसेस आए हैं। सबसे पहले हम सिर्फ इसे क्या समझते थे, एक लेबर समझते थे कि लेबर वेलफेयर फेस आया था कि कल्याण हो, किसका, लेबर का भी कल्याण हो। क्योंकि काम कौन कर रहा है, मान के चलिए कि आपका घर बना है, कोई आता है बोल रहा है घर बहुत सुंदर बना है, घर बहुत शानदार है, बनाया किसने, लेबर ने। इंजीनियर ने इस पर काम किया है कि इसके डिज़ाइन ऐसी होनी चाहिए, इंटीरियर डिज़ाइनर में उस पर काम किया है, लेकिन इस पर मेहनत सारी किसकी है ना। वो गाइडेंस है, मैनेजमेंट करने वाला है, पर लेबर ने किया है। तो लेबर वेलफेयर फेस आया था। रॉयल कमीशन अपॉइंटेड लेबर वेलफेयर ऑफिसर 1926 में ही आ गया था। किसने एस्टैब्लिश किया था, ट्रेड यूनियंस ने। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि लेबर वेलफेयर फेस किसने एस्टैब्लिश किया था, ट्रेड यूनियन ने किया था। कब किया था, 1926 में। जो कि किसने अपॉइंट किया था, रॉयल कमीशन ने अपॉइंट किया था। किसको, लेबर वेलफेयर ऑफिसर को।
लोअर वेलफेयर ऑफिसर अपॉइंट किया था 1926 में ट्रेड यूनियन में के द्वारा, है ना, ट्रेड यूनियन के अंदर रॉयल कमीशन ने। नेक्स्ट है पर्सोनल मैनेजमेंट फेज। इन 1942 फैक्ट्री सिस्टम आया था कि आपको फैक्ट्री में जाना है, काम करना है ना। 1942 में फैक्ट्री सिस्टम आया था। और एक्ट कब आया था? 1948 में। ये क्वेश्चन आ चुका है, आप ध्यान से पढ़िएगा इसको। इट वॉज मैंडेटरी टू अपॉइंट लेबर ऑफिसर इन फैक्ट्री इन विच 500 और मोर वर्कर और एम्प्लॉयज़। अगर 500 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉय है या वर्कर है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक लेबर ऑफिसर अपॉइंट करना ही पड़ेगा। ये एक मैंडेटरी रूल आया था फैक्ट्री एक्ट 1948 के थ्रू। इन 1942 में फैक्ट्री सिस्टम आया था और 1948 में फैक्ट्री एक्ट आया था। और 500 या उससे ज़्यादा अगर लेबर है तो आपको क्या करना पड़ेगा? लेबर ऑफिसर आपको अपॉइंट करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक्ट स्टेज। पहले आया था लेबर वेलफेयर का, उसके बाद हमारा आया था फैक्ट्री का पर्सनल मैनेजमेंट फेज का, अब हमारा आया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इन दिस स्टेज HR मैनेजर वॉज अपॉइंटेड, सॉरी यहाँ पे वॉर लिख दिया है, ये वॉज है यहाँ पे, है ना। क्या हुआ था? HR मैनेजर अपॉइंट हुआ था। फोकस किस पे क्या था? मेनली जो इनका फोकस था वो था टेक्निकल डेवलपमेंट। अब अभी देखते होंगे, आप किसी भी कंपनी वगैरह में काम करते होंगे तो HR कितना ज़रूरी है ना, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। इन 1960 दे हैव फोकस्ड ऑन एडिशनल एम्प्लॉय मैनेजमेंट फॉर एम्प्लॉय वेलफेयर के लिए एडिशनल मैनेजमेंट। अब जैसे कि कोई कॉर्पोरेट जॉब कर रहा है, उसमें वो जॉब कर रहा है, पर उसको काम बताने वाला कौन है? उसको मैनेज कौन करेगा? HR ही मैनेज करेगा ना। तो भाई सबसे पहले हमारा आया था, क्या आया था हमारा? सबसे पहले आया था हमारा कि उसके बारे में, लेबर वेलफेयर फेज के बारे में। उसके बाद हमने बात करी पर्सनल मैनेजमेंट फेज के बारे में, और उसके बाद हमने बात करी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ये कब से ही चला आ रहा है ना। उसके बाद है हमारे पास पर्सनल और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हम डिफरेंस देखेंगे, क्योंकि ये इनका जो, अब आप देखेंगे पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया कि पर्सनल और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक ही बात है। अब इसका मतलब ये है सीधा सा कि पर्सनल में जो कम स्कोप है ना, कि लिमिटेड चीज़ों के लिए बात की जाती है, तो वो पर्सनल मैनेजमेंट है। लेकिन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत सारी लोगों की बात आ रही, बड़ी जगह की बात आ रही, वाइडर की बात आ रही। तो मेन डिफरेंस इसमें क्या आता है? स्कोप और ओरिएंटेशन का ही आता है। तो पर्सनल मैनेजमेंट में ये तो लिमिटेड रहता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में वाइडर रहता है। इसकी अप्रोच इन्वर्टेड रहती है कि अंदर अंदर ही करना है, इसकी थोड़ी आउटसाइडर भी रहती है ना, तो ये बाहर भी करना है। व्यूज़ एज ए टूल, पर्सनल मैनेजमेंट में वर्कर को सिर्फ एक टूल समझा जाता है, एक काम करने वाला समझा जाता है कि इसको ये काम करना है, इसको ये दो, ये चाहे जिए चाहे मरे चाहे विकलांग हो जाए चाहे जैसे भी हो, उन्हें सिर्फ एक टूल मशीन समझा जाता था कि काम करेंगे ही करेंगे बस। और इसमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजेशन की इसको क्या समझा है? एसेट समझा है कि हाँ भाई ये काम करेंगे, एसेट समझा है इसको। अच्छा माना है कि ये हमारी कंपनी का क्या है? एसेट है एक। अब पर्सनल मैनेजमेंट बिहेवियर विथ वर्कर इज मैनिपुलेटेड एंड ईजीली रिप्लेसेबल और वन। पर्सनल मैनेजमेंट में क्या होता था कि जो वर्कर के साथ बिहेवियर था वो क्या था? मैनिपुलेट करते थे और इजीली या तो उनको रिप्लेस कर दिया जाता था या वन आउट की निकाल दिया जाता था कि हाँ आपको नहीं करना है। लेकिन HRM में ऐसा नहीं होता है। HRM ने क्या प्रमोट किया है? म्यूचुअलिटी प्रमोट करी है इन टर्म्स ऑफ गोल्स, रेस्पॉन्सिबिलिटी, रिवॉर्ड। इट विल हेल्प इन इम्प्रूव इकोनॉमिक परफॉर्मेंस एंड हाई लेवल ह्यूमन रिसोर्स डेवलप। उन्होंने क्या किया है कि इसमें गोल्स और रेस्पॉन्सिबिलिटी रिवॉर्ड्स मिला है, इम्प्रूव करी है इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को, और हाई लेवल किसको दिया है? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो ये बहुत अच्छी बात है। पर्सनल मैनेजमेंट में सिर्फ इंसान का, वो ऐसे कहते हैं ना कि सिर्फ अत्याचार किया जाता है, इतना ही उसको काम दिया जाता है, उसको सिर्फ मशीन समझा जाता है। लेकिन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है, उनके गोल को समझा जाता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझा जाता है, रिवॉर्ड को समझा जाता है। उनको दिया जाता है कि आपको ये गोल है, आपकी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इससे आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा। उससे अगर आपको कोई कहे कि आपको ये काम करना है, आप नहीं करोगे। लेकिन आपको अगर कोई कहे कि आपको इससे नहीं, आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा, आपका ये गोल है, तो आप उस पर क्या करोगे? आप अच्छा खासा फोकस करोगे, है ना। तो इससे क्या होता है? इंसान को मोटिवेशन मिलती है काम करने की। तो म्यूचुअली डिसाइड होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ काम दे दिया है। पर्सनल मैनेजमेंट इट डील्स विथ, अभी किस किस के साथ डील करता है? इसने भर्ती देखी, फिर उसने उसको हायर करा, रिक्रूटमेंट हायर करा, देन स्टाफिंग,
फिर उसका डेवलपमेंट एंड कंपनसेशन फॉर अचीव एक सेकेंड अचीव टू ऑर्गेनाइजेशनल सब्जेक्ट। तो जो जो भी काम वो कर रहा है ना, पहले भर्ती हुआ, फिर उसको हायर कर लिया, स्टाफिंग उसको समझा दिया, फिर उसका डेवलपमेंट करा, फिर कंपनसेशन दे दिया, बस इतना ही। कोई गोल नहीं है, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई रिवॉर्ड नहीं है। पर्सनल मैनेजमेंट सिर्फ सीधा सीधा काम करता है ना। नेक्स्ट है हमारा, अब नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे है HRM का, है ना, तो वो हम पढ़ने वाले हैं। ये कैसा होता है, जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर है HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, नाम से ही पता चल रहा है ह्यूमन रिसोर्स है, तो भाई ये किससे रिलेटेबल होगा, इंसान से रिलेटेबल होगा, है ना, ह्यूमन से रिलेटेबल होगा। तो इसमें कैसा है, पीपल ओरिएंटेड होना चाहिए। कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। HRM के कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्जेक्टिव इसमें से नहीं है, या इसमें से कौन सा है ना। तो ये आपको याद रखना है, बहुत अच्छे से आप इसको रट लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेट के एग्ज़ाम में कॉमर्स में HRM बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे कई बार मतलब इससे अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप ध्यान रखिए इस चीज़ का। तो पीपल ओरिएंटेड बिल्कुल, अगर इंसान ही नहीं होगा तो ह्यूमन रिसोर्स का कोई मतलब ही नहीं है। कॉम्प्रिहेंसिव फंक्शन कि व्यापक, ये डेप्थ में जाके काम करेगा, है ना। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, बिल्कुल ह्यूमन का ही ऑब्जेक्टिव होगा कि इंसान को ये करना है। स्टाफ फंक्शन, स्टाफ होगा, ह्यूमंस होंगे तभी तो सारे स्टाफ होंगे, सारे स्टाफ होंगे उससे ही तो वो सारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बनेगा। इनोवेटर रोल, बिल्कुल इनोवेटर होना चाहिए। इनोवेटर का क्या मतलब हुआ कि वो कुछ ना कुछ आविष्कार करे, है ना। इसका क्या मतलब हुआ कि कुछ ना कुछ नई चीज़ वो निकाले। इनोवेटर, अब इंसान, मशीन को तो जितना काम बोलोगे वो उतना ही करेगा, लेकिन इंसान क्या है, वो इनोवेटर है कि आप उसको खुद का माइंड यूज़ करेगा, इंसान खुद काम करेगा। लाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइन टू लाइन आपको काम करना है कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, है ना। एम्प्लॉयड अथॉरिटी, कि जो भी काम दिया गया है उसको परफेक्ट तरीके से किया जाए, कि अथॉरिटी है ये आपकी जिम्मेदारी। कोऑर्डिनेटिव फंक्शन, कोऑर्डिनेटिव फंक्शन मतलब कि कोऑर्डिनेट करके चले, किससे, अपने स्टाफ मेंबर से, अपने एम्प्लॉय से। अब ऐसा तो नहीं है ना कि तुम ये काम करो मैं वो काम करूँगा, तुम ये काम करो, नहीं, ये टीम वर्क है। बिल्कुल आपको कोऑर्डिनेट करके चलना होगा कि इस तरीके से, जैसे कि किचन की अगर आप बात ले लें, एक छोटी सी मैं आपको पॉइंट देती हूँ कि आप किचन में कुछ काम कर रहे हैं, जिसमें से एक जना जो है वेजिटेबल चॉप्स कर रहा है, एक वेजिटेबल फ्राई कर रहा है, एक जना चपाती बना रहा है, एक जना अभी मैंगो का सीज़न चल रहा है तो मैंगो जूस बना रहा है, एक जना राइस बना रहा है। तो ये सब क्या हो गया, उन्होंने ये सब क्या कर लिया है, ये सब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए, एक कोऑर्डिनेट कर लिया है कि हाँ ठीक है मैं ये काम कर रही हूँ, तुम ये काम करो। तो इससे क्या हो गया कि काम भी जल्दी हो जाएगा और काम भी अच्छे से हो जाएगा, और जो जिस काम में परफेक्ट होगा वो उस काम को वो कर लेगा, तो कोऑर्डिनेट हो गया, है ना। एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, ये बिल्कुल एक अंदर के पार्ट, मैनेजमेंट का एक अंदर का पार्ट है कि होता ही है ना कि इंसान नहीं होगा तो कैसे क्या होगा। एक्शन ओरिएंटेड, बिल्कुल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और एक्शन ओरिएंटेड ना हो पॉसिबल ही नहीं है। एक्शन लिया जाता है किसी ना किसी काम का कि ये काम करना है वो काम करना है। जैसे कि मान के चलिए एक कंपनी है जहाँ पर पैंट डिज़ाइंस की जाती है, तो अगर मार्केट में जो कंफर्टेबली पकड़ा जा सके वो पेन अपन यूज़ करेंगे, या जो पतले चलते हैं, किसी को मोटे चलते हैं वो पसंद आते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए, है ना। तो वो उस पर एक्शन लिया जाएगा, उस पर सोचा जाएगा। इंडिविजुअल और ग्रुप ओरिएंटेड, अब कोई इंडिविजुअल थिंकिंग अच्छी कर पाता है, कोई ग्रुप में अच्छी कर पाता है। तो जो इंडिविजुअल सोच रख सकता है, जैसे कि जिसको आप कंटेंट राइटर बोल सकते हैं कि आप ये अच्छा कर सकते हो, और जो काम हो गया है उसको आप फिर क्या कर सकते हो, ग्रुप में बढ़िया से कर सकते हो। डेवलपमेंट ओरिएंटेड, बिल्कुल विकास ही नहीं होगा तो क्या ही मतलब है। चैलेंजिंग फंक्शन, ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूमन को चैलेंजेस नहीं पसंद है, किसको पसंद होगा, बिल्कुल। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, बिल्कुल कंटिन्यूस प्रोसेस है। क्या ह्यूमन कभी रुकने वाला है, नहीं रुकने वाला है, क्योंकि एक नहीं तो वो दूसरा काम करेगा, वो नहीं तो वो काम करेगा, वो ये एक कंटिन्यू प्रोसेस है, इसको एक आपको करना ही पड़ेगा। जिस तरीके से ये एक साइंस है उसी तरीके से ये क्या है, आर्ट भी है ना। यहाँ पे साइंस भी काम आएगी और आर्ट भी काम आएगी, ऐसा नहीं कि आप साइंस ही लगाते रहे और आर्ट कुछ वो लगाए ना, तो आप कुछ इनोवेटिव नहीं कर पाएंगे। तो जिस तरह से ये साइंस है उस तरीके से ये एक आर्ट भी है, और फिलोसॉफी भी है। बिना फिलोसॉफी क्या मैनेजमेंट पॉसिबल ही नहीं। यंग डिसिप्लिन मतलब कि एक अच्छा डिसिप्लिन, एक
प्रॉपर डिसिप्लिन में रह के ये काम को करना है। बिना डिसिप्लिन वैसे भी आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, आप डिसिप्लिन से नहीं चल रहे, आप सिस्टमेटिक नहीं चल रहे, तो मुझे नहीं लगता कि आप कुछ कर सकते हैं अपने जीवन में। डिसिप्लिन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरडिसिप्लिनरी, बिल्कुल एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, है ना। अब ज़रूरी नहीं है ना कि हर इंसान हर काम कर ले। अब घर में ही रहते हैं तो घर में एक जना कमा के ला रहा है, एक जना खाना बना रहा है, एक जना कमा भी रहा है, एक जना खाना भी बना रहा है, एक जना दोनों काम कर रहा है, लेकिन हम सब क्या है, एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट। ये बिल्कुल एक नर्वस सिस्टम है। जैसे फाइनेंशियल ब्लड लाइन है, फाइनेंशियल क्या है, ब्लड सिस्टम है ना। फाइनेंस एक ब्लड सिस्टम है अपना, उसका फाइनेंस का। तो वैसे ये क्या है, एक नर्वस सिस्टम है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से ऑब्जेक्टिव का बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है ना। तो प्रोक्योरमेंट ऑफ पर्सनल, बिल्कुल एक प्रोक्योरमेंट है पर्सनल का, है ना, कि आपको प्रोसेस है ये कि इस तरीके से उसकी भर्ती करनी है, रिक्रूटमेंट सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको उसकी ट्रेनिंग करनी है, डेवलपमेंट करना है, फिर उसको कंपनसेशन देना है। तो ये क्या है, पूरा प्रोक्योरमेंट है। इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, बिल्कुल इफ़ेक्टिव आप यूज़ करोगे ह्यूमन रिसोर्स का, बिल्कुल। अगर कुछ इफ़ेक्टिव नहीं हो रहा है तो ह्यूमन होने का मतलब ही नहीं है। आप एक ह्यूमन है और आज मतलब इस सेंचुरी में आके भी अगर आप उस तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, इफ़ेक्टिव वर्क नहीं कर रहे हैं, तो आपका होने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि हमारे पास बहुत एक्सट्रीम लेवल पे फैसिलिटीज़ है, आप यूज़ करिए और प्लीज़ कुछ ना कुछ करिए। टू बिल्ड डिज़ायरेबल वर्किंग रिलेशनशिप, बिल्कुल आप काम के रिलेशनशिप को क्या करना चाहेंगे, बहुत अच्छा बनाना चाहेंगे। ऐसा होता है ना कि अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट है जिस पे 3-4 लोग काम कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, वर्किंग रिलेशनशिप क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जो चल रहा है जो चले, नहीं। आप एक कंपनी में काम करते हैं, अच्छी जगह काम करते हैं, तो आप उस पर प्लीज़ अच्छे से फोकस करेंगे, है ना। मैक्सिमम इंडिविजुअल डेवलपमेंट, मैक्सिमम इंडिविजुअल डेवलपमेंट का मतलब ये कि आपने प्रोजेक्ट काम किया है, पर ऐसा हो सकता है ना किसी ने किसी पे ज़्यादा काम किया है, या पर्सनली आपको कुछ काम दिया गया है, इंडिविजुअल लेवल पे आपने किया है, तो आपका इंडिविजुअल डेवलपमेंट होगा कि हाँ तुमको ये काम दिया गया था, रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, तुमने बहुत अच्छे से निभाई, अच्छे से करा, है ना। टू सिक्योर इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन सिक्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऑब्जेक्टिव है इसका कि आप एकीकृत जो है उसको आप सिक्योर करके रखें। यूँ नहीं कि भेदभाव करो, यूनिटी बनाना बहुत ज़रूरी है। भेदभाव अगर करेंगे, अगर एक ही ऑफिस में रह के, तो वो वैसा काम नहीं करेगा, तो काम वैसा नहीं होगा, तो रिजल्ट भी वैसा नहीं आएगा। तो इंटीग्रेशन को सिक्योर करना भी ज़रूरी है। टू सेटिस्फाई इंडिविजुअल नीड एंड ग्रुप गोल्स, अब बिल्कुल अगर आप इंडिविजुअल आपकी जो इच्छाएं हैं, है ना, आवश्यकताएं, अगर आप उसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, और ग्रुप गोल्स जो भी आपने प्रोजेक्ट जो मिला है उस पर आप जो आपका जो पूरा ग्रुप है उस पर आप जो काम कर रहे हैं, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहा है तो उस काम का कोई मतलब नहीं है ना। डेवलपमेंट ऑफ टीम वर्क, बिल्कुल टीम वर्क होगा तभी तो डेवलपमेंट होगा। ऐसा तो नहीं है ना कि कंपनी में मान के चलिए कि 50 लोग हैं और 50 लोग ही बस अपना 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 काम करेंगे, नहीं। टीम के अकॉर्डिंग काम करना है, टीम वर्क करेंगे तो डेवलपमेंट होगा। रेजिंग मॉरल ऑफ एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ के मॉरल को क्या है, बढ़ाना है कि आप इस तरीके से काम करो, अच्छी बात है। मोटिवेशन देना है आपको, हर तरीके से मोटिवेशन देना है। आप मान के चलिए कि एक कचौरी की दुकान है और वो कचौरी की दुकान में अच्छी कचौरी बना रहा है और आपकी बिक्री अच्छी हो रही है, दुकान आपकी, इन्वेस्टमेंट आपका है, लेकिन जो आपकी लेबर है वो आपका वो है, वर्कर है, एम्प्लॉय है, तो आप उसका क्या बढ़ाओगे, मोरल बढ़ाओगे कि यार तुम बढ़िया काम कर रहे हो तो तुम्हारी सैलरी मैं बढ़ाता हूँ क्योंकि तुम्हारी वजह से हमारे कस्टमर आ रहा है ना। उसके पास कैपिटल नहीं लगाने को, आपने लगाया, इन्वेस्ट करा है, लेकिन वो टेस्ट उसका है, जैसे आधा काम उसका आधा काम आपका। मेंटेनिंग गुड रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर एम्प्लॉयंस के बीच में तो गुड रिलेशन होना ही चाहिए। अगर आप में ही गुड रिलेशन नहीं है तो आप क्या ही सामान बेचोगे, है ना। तो टू क्रिएट डिसिप्लिन एटमॉस्फेयर, बिल्कुल डिसिप्लिन एटमॉस्फेयर होगा तो ही तो आप काम कर पाएंगे। अगर बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है काम में, क्या ठीक है कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, छोड़ दिया, नहीं। आपको वैसा एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट आपको बनाना चाहिए जिस भी जगह आप काम कर रहे हैं।
आपको खुद को भी बनाना चाहिए और वहाँ के मैनेजर को भी बनाना चाहिए कि आप इस तरीके से काम करिए, आपको नहीं इसी तरीके से करना। तो ये बहुत इफ़ेक्टेबल होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव ऑफ जो भी हमारे HRM है। तो आज की हमारी क्लास यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच। वैसे ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर और भी आपको इसी तरीके के लेक्चर चाहिए तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए कि आपको कैसी लगी मेरी क्लास। इसके अलावा आप मुझे और सजेशन दे सकते हैं, अगर आपको जो टॉपिक पढ़ना है मैं वो आपको टॉपिक पढ़ा सकती हूँ। बाकी आपकी इच्छा है, आप बिल्कुल पढ़िए, तैयारी कीजिए। अब हमारे एग्ज़ाम में ज़्यादा दिन नहीं रहे हैं, सिर्फ 50 डेज़ रह गए हैं एग्ज़ाम में, और अब भी आप प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है। मुश्किल से आपको 7 से 8 घंटा तो रोज़ का निकालना ही है पढ़ने के लिए, तब आप जाके कुछ करेंगे। और मैं आपके लिए क्वेश्चन सीरीज़ भी जल्द ही लेके आऊँगी, मेरा काम उस पर चल रहा है। एंड थैंक यू सो मच। ओके, बाय।